स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपके लिए एक सोल्यूशन वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो वो मैं लेकर आ चुका हूं और मैंने इसमें एमसीक्यू सवाल पहले ही बता दिए हैं। वो आप जाकर देख लो आपके कितने एमसीक्यू सही हैं। तो अब मैं फिलहाल खंड ब बताने वाला हूँ, इसके सभी सवाल इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमें फिर प्रूव करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो मैंने इसका एक क्वेश्चन वीडियो बनाई हुई थी, है ना, बताया हुआ भी था आपको कि सिद्ध कीजिए कि √3 √5 या √2 अपरिमेय संख्या है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें से आपने अगर इस तरीके से अपना सोल्यूशन किया है तो आपको नंबर पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता था कि √2 था, 3 की जगह बस √2 लिख लेना था P/Q के रूप में, है ना। और फिर यहाँ पे दोनों ओर का वर्ग करते, इस तरीके से आप इसे लिखते और आप इसको आगे मतलब कंटिन्यू कर सकते थे। अब इसमें से देख सकते हैं आपने कुछ ऐसा ही किया है तो ठीक है, नहीं तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे आशा है कि आपका पेपर बढ़िया हुआ, क्योंकि मैंने जो भी बताया था वही क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में आए भी हैं। बस पेपर को देखकर यही खुशी हुई कि पेपर में जो भी पढ़ाया था वही पेपर के अंदर आया हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें हमें बताया था कि PQ है, Q जो है 90 डिग्री का एंगल है, और जो tan P है वो 1/√3 है। तो इसमें दिया हुआ था साइन P cos R और cos P और साइन R की वैल्यूज बतानी थी प्लस करके जो क्या आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना था कि किस तरीके से सवाल को करना था। तो वो क्या था कि आप पहले क्या ले लेते थे tan P के हिसाब से। तो tan मतलब P तो ये हो गया, तो ये क्या हो जाता हमारा आधार, है ना। तो लंब बटे आधार के हिसाब से इसे रख लेते। तो लंब ये रहा, आधार ये रहा, कर्ण निकाल लेते उसका, है ना। कर्ण निकाल लेते, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसे करके, और हमारा कर्ण कितना आ जाता है 2। अब उस कर्ण को हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, उसके हिसाब से साइन P की वैल्यू निकालते cos P की। ठीक है, साइन P और cos P की वैल्यू तो निकल जाती है आसानी से, लेकिन अब जो वैल्यूज बचती जिसकी निकालनी रह जाती वो क्या थी, साइन R cos R। तो साइन R cos R की वैल्यू हम कैसे निकालते, साइन R का मतलब है इसके अपोजिट वाले। अब अगर यहाँ पे एंगल डला हुआ है तो ये आधार हो जाता और ये लंब हो जाता। इस तरीके से इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे साइन R बराबर √3/2 आ रहा है, cos R बराबर 1/2 आ रहा है। ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेनी थी, और उसके बाद 1/4 प्लस 3/4 और ये 4/4 करके इसका आंसर 1 आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा गया क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब जब हमने इस द्विघात समीकरण के मूल निकालने शुरू किए, देखिए मूल निकालने के लिए जब मैंने इसके जोड़े बनाए तो जोड़े तो बन नहीं रहे थे। तो जोड़े नहीं बने तो फिर क्या हुआ, गुणनखंड विधि से तो हो नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि द्विघात सूत्र लगा के उससे करके देखते हैं। तो ये बार उसमें जब मैंने इसके मूल निकालना शुरू किया तो A बराबर 4 आ रहा था, B बराबर 3, C बराबर 5। तो जब इसे द्विघात सूत्र से किया तो इसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट की। यहाँ पे माइनस का 3 आ गया, प्लस माइनस B² - 4AC की जो वैल्यू निकाली 3 3 9 हो गया, माइनस के, है ना, 4 चौक 16, 16 पंजा 80, जब माइनस किया तो 71। अब इसके अंदर माइनस की वैल्यू बच गई, और हम जानते हैं अगर B² - 4AC की वैल्यू माइनस है तो इसका अस्तित्व ही नहीं था। तो हम इसमें सिंपली क्या लिखने वाले थे, अस्तित्व नहीं है था। ठीक है, इसलिए 2 नंबर में दिया होता, अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मतलब ये कैसे हैं, काल्पनिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया था कि बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई बताइए। अब बच्चे पूछ रहे थे कि रेखाखंड को जोड़ने की लंबाई हमने तो पढ़ा ही नहीं, कुछ नहीं था इसमें। A और B के बीच की जो दूरी है वो बतानी थी, रेखाखंड की लंबाई वही हो जाती, है ना। तो A से B के बीच की जो दूरी जो इसमें आई हुई है वो हमने यहाँ पे जब निकाल ली इसको, तो हमें क्या करना था कि 3 में से आपको 2 को घटा देना था। 3 में से आप क्या करते, 3 में से 2 को घटाते 1 बचता, 7 में से 2 को घटाते तो प्लस हो जाता है 9, है ना, 81, और यहाँ से 1 मिलता है 81 और 82। तो 82 इकाई मात्रक लिख देते, है ना, 82 इकाई मात्रक इसका आंसर आ गया था। तो ये भी हमारा आसानी सवाल था एक तरीके से देखा जाए तो। और इसके बाद था ये कि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 8 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः ढाल दिया गया। तो छड़ की मोटाई बतानी थी। तो इसमें देखो व्यास पहले भी आकृति कैसी थी, बेलनाकार थी, और दोबारा भी आकृति कैसी थी, बेलनाकार थी। तो दोनों में बेलनाकार आकृति थी। तो इसमें देखिए क्या करना था, फिर हमें ये जो सवाल होना था ये कुछ इस तरीके से होना था। फिर ये इसमें आप πr1 का स्क्वायर h बराबर πr2 का स्क्वायर h, दोनों तरफ बेलन का आयतन था। तो ऊंचाइयां तो दी हुई थी, लेकिन r1 और r2 अलग थे, तो पाई से पाई तो कट जाता। r1 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, r2 की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 4 से 8 को काट दिया 2 बार, फिर 8 ये जो 18 इसके अपाउंड में गए इधर, तो 2 से जब इसे काटा तो ये आ गया। तो जब r स्क्वायर से रूट चढ़ाया यहाँ पे 1/9 तो 1/3 आ जाता। ठीक है, तो जो r की वैल्यू आ रही थी यहाँ पे 1/3 आ रही थी। तो अगर मोटाई बताने की बात करें तो हम भी आज अगर इसकी बताएं तो 2r निकाल के बता देते इसमें, तो 2/3 इसका आंसर हो जाता, 2r यानी व्यास निकाल लेते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें
सांडी का माध्य, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बन रहा था। आप इसे डायरेक्ट विधि से भी कर सकते थे, कोई सी भी विधि लगा के कर सकते थे, जो वीडियो में बताई हुई थी उसमें किसी भी विधि से आप इसे करते थे तो उसका आंसर आ जाता। लेकिन अगर आप इसे कल्पित विधि से करते तो ये आसानी से हो जाता। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने ये वर्ग अंतराल लिखे, सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखे 10 से 25 2, है ना। ये सब इनका वर्ग अंतराल लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, एफ लिख लिए सारे, एफ को जोड़ भी लिया था, एफ को जोड़ा तो 30 आ रहा था। अब एक्स कैसे निकालते हैं, 10 और 25 को जोड़ लो और उसको आधा कर दो। ये सब ऐसे यहाँ पे लिखते चले गए, उसकी ट्रिक मैंने अपनी वीडियो में बताई हुई है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने डी निकाला, डी के बाद ऐसे यू निकाला, यू निकालने के बाद एफ आई यू आई, एफ की गुना यू आई में कर दी, एफ की गुना यू आई में कर दी और ये आ गया। देखो यहाँ से मैंने मेन क्या किया, आंकड़े छोटे कर दिए, आंकड़े छोटे होते हैं हमारे, ये लास्ट लाइन भी कितनी आ गई, बस 29, है ना। इन सबको जोड़ के 29 आया है। अब इसका फॉर्मूला लगाना था कि एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। जब आप ये कर देते तो क्या होता कि ये ए की वैल्यू रखनी थी प्लस, अभी 29 था अपॉन में 30 और ये 15, 15 से इसे 2 बार काट दिया, 2 से कटने के बाद 14.5 आ गया। जब आपने इन दोनों को जोड़ा 14.5 और इसको जोड़ा तो आंसर 14.5 और 47.5 को जब जोड़ते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे 62 आ गया, जो कि इसका बिल्कुल सही है। ये आपके एनसीईआरटी में से उदाहरण में से आया हुआ सवाल है। बहुत ही मतलब थोड़ा बड़ा सवाल लगता है कि आगे 4 नंबर में आना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है कि हाँ हमने इसे कर दिया। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन था 22वां खंड ख का क्वेश्चन है। इसमें खंड ख में क्या करना था आपको, इसमें ये जो है ना समीकरण दी हुई थी, पहले बताना था कि क्या एक समीकरण दो रेल की पटरियों को निरूपित करती हैं। बस आपको यही फंसाया था उन्होंने कि रेल की पटरियों को निरूपित करती हैं। तो रेल की पटरियां कैसी होती हैं, एक दूसरे के समांतर। बस आपको ये बताना था कि क्या एक दूसरे के समांतर है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो हम जानते हैं सबसे पहले क्या करना था, इसमें हम इसमें a1/a2 b1 है ना, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लेते और उन्हें चेक करते। देखो ये दो शुरू के बराबर आ रहे हैं लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो जब शुरू के दो बराबर हो, a1/a2 b1/b2 बराबर हो लेकिन वो c1/c2 के बराबर ना हो, तो वो जो रेखाओं का युग्म दिया गया है वो कैसा होता है, समांतर युग्म होता है। तो ये रेल की पटरी को निरूपित करते हैं। अब इन्हें प्रूफ करने मतलब इन्हें दिखाने के लिए, ज्यामितीय निरूपण दिखाने के लिए आपको क्या करना था, ग्राफ भी दिया गया था आपको वहां पे। तो अब आपको क्या बताना था कि इसके पॉइंट्स निकालने थे। 2 पॉइंट निकाल लो, इसके x बराबर 0 रख के, फिर y बराबर 0 रख के, ऐसे इसके 2 पॉइंट निकाल लेंगे, x बराबर 0 रख के, y बराबर 0 रख के। उसके बाद बस ये दर्शाना था यहाँ पे, ऐसे जैसे आप इसे दर्शा देते आपका सवाल पूरा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 व्यक्तियों की आय वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2 व्यक्तियों की आय जो का अनुपात जो है 9:7 है। उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रतिमाह 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय बतानी थी कितनी है। तो देखो हमें क्या करना था इसमें कि मासिक आय योग, जब भी अनुपात वाला सवाल आया तो एक्स वाई वहां पे होना था। तो एक्स वाई जब लिखते तो आय का अनुपातिक गुणांक मान लिया था हमने इसमें एक्स। देखो 2 अनुपात दे रखे तो इसका अनुपातिक गुणांक एक्स मान लेते और मासिक जो खर्चे हैं उसका अनुपातिक गुणांक वाई मान लेते। तो आय का अनुपातिक गुणांक एक्स मान लिया था, खर्चों का वाई, तो तब दोनों की आय कितनी हो जाती है, 9x और 7x। ठीक है, ऐसे ही खर्चे कितने हो जाते हैं, 4y 3y। अब बचत क्या होती है, जितना कमा के लाया और माइनस जितना खर्च कर दिया, जो भी बचा वही हमारी बचत है। तो दोनों कितने बचा रहे थे, 2,000 रुपये। तो इसके 9x में से 4x घटा के 2,000 पहली समीकरण बना ली। ऐसे ही 7 में से 3y घटाया, वैसे ही 2,000 रुपये बच गए। तो अब पहली और दूसरी समीकरण बन गई। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए इसमें 3 और 4 से गुणा कर दिया। जैसे ही आपने गुणा करी तो ये समीकरण कुछ ऐसे बन के आ गई, ये बन के आ गई। तो आपने इसे माइनस किया, 27 में से 28 जब भी माइनस होता तो माइनस का x बच गया, ये कट गया। और ये कटने के बाद आपने इसे देखा 6, यहाँ पे माइनस 6,000 हो गया, x बराबर 6,000 मिल गया। अब मासिक आय जब हमने निकाल ली तो x की मल्टीप्लाई 9x में कर दी और यहाँ पे 7x में कर दी। तो ये एक की 54,000 आ रही है, एक की 52,000 आ रही है, सॉरी एक की 42,000 आ रही है। तो अगर इसका मैं खर्च, जब मैंने इसका खर्चा निकाल के देखा तो इसका खर्चा देखो y की वैल्यू जब निकाल ली तो इसकी 13 है ना, यहाँ पे जो y की वैल्यू निकल के आती है वो y बराबर कितना आ रहा है, वो हमारा वो है 13,000, है ना। तो देखो अगर उसके हिसाब से देखो y मैंने जैसे 13,000 निकाल के देखा था तो खर्चे और उसमें बचत में अनुपात निकल जाता। तो 9,54,000 रुपये इसके आय आ गई और 13 चौका 52,000 रुपये इसका खर्च आ गया। तो 54 में से जब 52 घटाते हैं तो 2,000 रुपये बचते हैं इसके पास से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें सिद्ध करके दिखाना था कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है ना। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष बताने के लिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बस हमें यहाँ पे ABC 3 पॉइंट बना लेने थे। इन्हें 3 पॉइंट बनाने के बाद आपको क्या करना था कि AB निकालना था, BC निकालना था और AC तीनों निकालने थे। अब ये चेक करके देखना था इसमें क्या किसी एक भुजा का वर्ग बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है।
तो यहाँ पे देखो अगर मैं 52 का वर्ग करता हूँ यानी BC का, BC लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो BC का अगर मैं वर्ग करता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास 52, है ना। BC का वर्ग 52 आ गया इसका। अब अगर AC का वर्ग करूँ तो कितना आता है 2, और इसका वर्ग करूँ तो कितना आएगा 50, ठीक है। 50 और 2 52, इधर भी 52, तो दोनों तरफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए क्या था, एक समकोण त्रिभुज था। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन था, ये भी उदाहरण से ही पूछा गया है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा था ये वाला तो, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चों से, कुछ बच्चों ने इसे बहुत आसानी से कर दिया, क्योंकि वे बच्चे पेपर में कहते हैं कि भैया ये तो मतलब बताया हुआ ही था, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान आ गया, इसमें कुछ नहीं था। क्या करना था मतलब इसमें, जैसे अगर आप देखें तो वो बच्चे जो बता रहे थे कि इसमें बस क्या है कि OA डॉट OB, OC डॉट OB ये दिया हुआ था, बस आपको OC को बटे में ले आना था, OB को इसके बटे में ले आना था। तो देखो OA है ना अपॉन OB, और OD अपॉन AO अपॉन OC, सॉरी AO OC, और OD अपॉन OB, ये दोनों अनुपात है ना, किन्हीं दो का अनुपात बराबर हो गया। और देखिए ये तो बेनिस्ट एंगल है, ये तो बराबर होना है। अब ये SAS की कसौटी से क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये क्या है, AOD और ये COB समरूप त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत जो कोण होते हैं वे बराबर होते हैं। तो संगत कोण इसमें A बराबर हो जाता है C के, D बराबर हो जाता B के, यही हमें इसमें प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है ना। ये लिख देते फिर। अब इसका नेक्स्ट सवाल जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने बताया था कि ये जो है एक सवाल जरूर ऐसा पूछेंगे ऊंचाई दूरी में से। तो ऊंचाई दूरी का सवाल है, चैप्टर नंबर 9 से आया हुआ है, भूमि के एक बिंदु P से, ठीक है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ये मैंने इसका चित्र बना दिया यहाँ पे। एक बिंदु है, ये हमारी मीनार, ये हो गया भवन, 10 मीटर ऊंचा भवन, और यहाँ पे बिंदु P है। बिंदु P से जो है एक लाइन खींची है, मतलब ये हो जाए उन्नयन कोण हो गया यहाँ का, इसके शिखर का। अब भवन के शिखर पे एक झंडा लगाया हुआ है, और वहां से जब उसी झंडे का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो ये चित्र बनाना था इसका। अब देखो ये इसकी ऊंचाई हो जाती है पूरी यहाँ से यहाँ तक की, है ना, नीचे से लेकर ऊपर तक की ऊंचाई H मान ली, और P से A की क्या मान ली, X। अब जो हमें इसमें निकालना था वो इसमें मेन है। तो देखो सबसे पहले हम इसमें छोटे वाले त्रिभुज में लगाएंगे। सबसे पहले छोटे त्रिभुज में लगाया, त्रिभुज ABD में। जब ABD में लगाया तो tan 30 था, tan 30 लगाया, लंब 10 था, आधार आ गया X। तो यहाँ से निकाला तो tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3। अब वो जो 1/√3 आया था ना यहाँ पे, तो वो 10 के पास चला गया, X यहाँ आ गया, तो X बराबर 10 है ना, 10√3 आ गया। तो X क्या था, P से A के बीच की दूरी, यानी P से जो P बिंदु है वो भवन से कितनी दूर है, ये तो यहीं पे आंसर आ गया था, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। उसके बाद आपको क्या लगाना था इसमें, अब बड़े वाले में लगा देते tan 45। तो tan 45 लगाया, tan 45 के हिसाब से आपने लंब ये क्या बना हुआ है H, और अपॉन में क्या आ गया X। X की वैल्यू हमें पता है 10√3 है, और ये यहाँ पे आ गया, तो H बराबर 10√3 आ गया। H पूरा क्या है 10√3 आया है, और हमें निकालना क्या है CD। तो अगर आप ध्यान से देखो तो CD बराबर क्या है, H में से 10 घटेगा, H में से 10 है ना, पूरे में से ये 10 घटेगा, तो H कितना है 10√3, और उसमें से घटाना क्या है 10, तो 10 कॉमन ले लेंगे और √3 - 1 बच जाएगा। और अगर हमें वैल्यू और भी निकालनी हो आगे तो 1.7 है ना, 32 - 1, और फिर इसमें से इसे घटा देंगे तो ये घट जाएगा, बराबर में 10 गुना 0.732 आ जाएगा। और फिर इसका जो फाइनल आंसर बनता है वो क्या होगा 7.32, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मीटर में। ये आपकी त्वचा की लंबाई हो जाएगी, और ये जो है आपका, ये आपकी P से बिंदु की बीच की दूरी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल से आया हुआ है। इसमें क्या बता रखा है इन्होंने कि आंकड़ों का माध्यक 525 है तथा बारंबारताओं का योगफल 100 है, तो x और y के मान बताने थे। तो ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे करना था, कि इसमें ये देखो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या कर लिया कि बारंबारताओं को जोड़ लिया, इसके लिए संचयी बारंबारता बनानी पड़ती है। तो जब इन्होंने संचयी बारंबारता बनाई, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि संचयी बारंबारताओं का योग दे रखा था 100, तो 100 के बाद इन्होंने क्या करना था कि यहाँ से एक समीकरण बन गई थी, फिर उसके बाद माध्यक का फॉर्मूला लगाना था। 525 बराबर L + n/2 है ना, माइनस के CF, और अपॉन में क्या ले लिया इन्होंने F। तो CF और F हमें पता ही था कैसे निकालने थे, तो बहुलक वर्ग जब पता चल जाता है तो CF और F तो अपने आप निकल जाते हैं। उसके बाद H और सारी वैल्यूज पुट करके है ना, यहाँ से हमने एक वैल्यू निकाल ली जो कि किसकी निकली, X की। जब हमारे पास X की वैल्यू आ गई तो दूसरी वाली में जो हमारी पहले समीकरण बनी है इसके अंदर रख देंगे और दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट जो था वो शंकु के छिन्नक पे था। शंकु के छिन्नक के आपको फॉर्मूले लगाने थे, 1/3, ठीक है, πr² होता है जो शंकु था, लेकिन शंकु के छिन्नक का क्या बनाएंगे, शंकु के छिन्नक का हमारा जो फॉर्मूला था वो हो जाता कि आप यहाँ पे लगा देते 23वां क्वेश्चन है,
इसमें आप क्या करते कि ये शंकु का छिन्नक का ये चित्र हो गया कुछ ऐसा। इसमें आपको शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला लगाना था, 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, इस शंकु के छिन्नक का फॉर्मूला लगाना था। और ऐसे ही वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, पाई L R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप शंकु वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा याद आना रहा था ये। इसमें देखो क्या दे रखा था, एक 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था जिसका कोण 30 था, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड की भी क्या निकालनी थी आपको, क्षेत्रफल। तो दोनों के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना था बता आपको। इसमें जो सबसे पहले तो 30 दिया हुआ था, 40 सेंटीमीटर जो है इसकी सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी हुई थी, तो वहां से हम क्या लगाते, θ/360 गुना पाई R स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते तो यहाँ पे 4 आपने रखा, और ये जो है ये इसका लघु त्रिज्याखंड है। तो लघु त्रिज्याखंड तो आपने निकाल लिया, उसके बाद आपने क्या किया, दीर्घ त्रिज्याखंड निकालना था। तो दीर्घ त्रिज्याखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे वृत्त में से लघु वाला घटा देंगे, पूरे में से लघु का घटाया, है ना। जब लघु का आप घटा दोगे पूरे में से, लघु का कितना है यहाँ पे 4.10190, ये घटा देंगे तो आपका आंसर 46.09 आ जाएगा। तो ये मैंने पहले ही सोल्व करके रख लिया था आपके लिए, और ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और इसके बाद रचना वाला एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये मैंने हर बार बताया था कि रचना वाला जरूर क्वेश्चन कर लो, उसके अगेंस्ट में ऐसा क्वेश्चन हो सके जो शायद आपसे ना हो, ठीक है। तो रचना वाले क्वेश्चन से हमें कम से कम 4 से 5 नंबर तो मिल ही सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान आ रहा था कि एक 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना था, उसे 3:2 में विभाजित करना था, बस रचना के चरण लिखते और आंसर में आपका क्वेश्चन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ था, BL और CM एक समकोण त्रिभुज की माध्यिकाएं जिनका AC जिसमें एंगल A बराबर 90 है, तो सिद्ध कीजिए कि 4 BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर है 5 BC के स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय लगनी है, और एंगल 90 डिग्री भी दिया हुआ है। तो बस इसमें आपको यहाँ पे देखो मैंने लिखा ये चित्र कुछ ऐसे बनता, ठीक है। ये माध्यिकाएं होगी इसकी, चित्र बनाने के बाद आपको ये प्रूफ करके दिखाना था। तो यहाँ पे मैंने BL निकाला सबसे पहले, BL किसके बराबर होगा, BLA, है ना। तो ये कर्ण है, कर्ण आधार और लंब का स्क्वायर। ऐसे ही CM निकालना तो AC है ना, AC और CM है ना, ये वाला CM, तो AC का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। यार ऐसे ही मैंने BC निकाल लिया, तो BC AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। मतलब सीधा सा आया कि लंब क्या फॉर्मूला अप्लाई करा है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये तीनों चीज लगाने के बाद इसमें क्या करना था कि पहली और दूसरी समीकरण को मैंने जोड़ दिया, है ना। पहली और दूसरी समीकरण को जोड़ा, जोड़ने के बाद ये बना AB और AC का स्क्वायर, फिर AL और AM का स्क्वायर, और AB और AC के स्क्वायर के हिसाब से तो क्या होना चाहिए, BC, तो यहाँ पे BC आ गया। अब हम जानते हैं जो AL है वो AC का आधा है, और जो AM है वो AB का आधा है, वो यहाँ पे लिख दिया। अब BC आ गया, AC का स्क्वायर करा तो यहाँ पे 4 आ गया, AB का स्क्वायर ये 4 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बस क्या बनता है, ये एलसीएम लेके इन्हें जोड़ना था। आप इसे कैसे करते फिर आगे, BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर तो एक साइड में चल ही रहा है। अब आपने क्या किया, एलसीएम लिया, 4 BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। फिर से यही आ गया कि AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, BC के स्क्वायर के। तो दोनों को जोड़ा 5 BC का स्क्वायर आ गया, है ना। इस तरीके से हमने से भी प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था 25वां, जिसमें जो कि बताया हुआ था कि इसके जैसा तो जरूर एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है पेपर में। तो x और y की वैल्यू निकालनी थी। सबसे पहले तो इन्हें ये क्या थे, रैखिक समीकरण थे हमारे, और रैखिक समीकरण को बदलना था पहले इसे सिंपल युग्म में, है ना, रैखिक युग्म में। तो रैखिक युग्म में बदलने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले 1/x - y को, है ना, p मान लिया, 1/x + y को q मान लिया। तो q मानने के बाद ये समीकरण यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। तो ये क्या था, 30 p लिख लेते, इसको 44 q लिख लेते, बराबर में 10 आ गया था। ऐसे ही 40 p 55 q बराबर में 13 आ गया था। अब जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों समीकरण में मैंने क्या किया कि ये 30 था ये 40 था, तो मैंने यहाँ पे 4 से गुणा कर ली और यहाँ पे 3 से गुणा कर ली। तो 4 और 3 से गुणा करने के बाद ये समीकरण ऐसे बन गई, है ना। 4 और 3 से गुणा करने के बाद ये भी समीकरण ऐसे बन गई। तो यहाँ पे मैं जब कर रहा था थोड़ी सी गलती सी भी होगी, है ना। तो सोल्यूशन मैंने इसका निकाल ही लिया है पूरा। अब ये तो 11, जब आपने इसको माइनस किया, है ना, माइनस करने के बाद आप क्या करोगे इसमें कि 11 बच रहा था, 40 में तो 39 घटा रहे तो 1। अब क्यू आपका क्या आया होगा, क्यू आपका आया होगा 1/11, है ना। जब क्यू 1/11 आ रहा था तो मैंने इसके अंदर वैल्यू रखी, है ना। 1/11 रखा है, 11 से कट रहा था 16 बार, 16 इधर आ गया। जब 16 इधर आया तो 24 बचा। अब 24, जब मैं 24 को इधर लेगा, है ना, 120 p और बराबर में बच रहा 24, तो p बराबर कितना हो गया 24/120, तो 20 बन जाए 100, तो 1/5 आ गया।
तो ये 1/5 यहाँ पे आ गया। पी और क्यू की वैल्यू आ गई तो वापस रखो, जिससे जो लिया था उसे वापस दो। जब वापस दोगे तो शॉर्ट फॉर्म में ही बनाए हुए हैं तो जल्दी के लिए 1/x माइनस वाई बराबर 1/5 है ना, रख दिया वापस। ऐसे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x माइनस वाई बराबर 5 आ गया। अब ये क्या था कि 1/x प्लस वाई बराबर 1/11, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाता है यहाँ से 11 हो जाता। अब 5 और 6 दो समीकरण बन गई, 5 और 6 को सोल्व करते, एक जब हमने 5 और 6 को प्लस कर लिया, 5 और 6 एक्स और एक्स प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो गया। तो 2 और 6 और 5 कितना हो, सॉरी 11 और 5 कितना हो गया 16, तो 2/मेगा एक्स बराबर 8 आ गया। अब इसी तरीके से 8 जब वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे, या इसके अंदर रख लिया, 8 यहाँ रखा, 8 इधर आया, 11 में से 8 जाके 3 बच गया। तो एक्स और वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी, 8 और 3 आ रही थी। तो अगर आप इन्हें सोल्व मतलब इन्हें हम चेक करके भी देखते तो 8 और 3 थी, 8 में से 3 जाके यहाँ पे कितना बचता 5, तो 5 6 30, यहाँ पे हमें 6 मिलता। ऐसे ही 44 था यहाँ पे, और 8 और 3 11 है ना, 11 चुप 44, यहाँ पे 4 मिलता। तो 8 और 6 और 4 10, बराबर में भी 10 ही आ रहा है। तो हम जब मैंने इसे सोल्व करके देखा और साथ में इसका जांच करके देखी तो आंसर बिल्कुल सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इससे भी बिल्कुल आसान आ रहा था, ये तो 8वीं में भी आता है, 10वीं में कहाँ से दे दिया पता नहीं, मतलब फिर भी है। तो क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में से एक क्या करा जाता है, घटाया जाता है, तो वह 1/3 हो जाती है। तो हमने पहली समीकरण बना ली, माना भिन्न तो ये है और इसके भिन्न में से एक जो अंश है, अंश बटे हर होता है, तो अंश में से एक घटाया, बराबर में 1/3 आ गया। और यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वो 1/4 हो जाती है। अब बस ये दोनों पर्सन अनुसार लिख के, है ना, देखो कैसे लिखे फिर मैंने, सबसे पहले x बटे वाई भिन्न मान ली थी, x माइनस 1 है ना, अंश में से एक घटाया, y और 1/3 मान लिया। और फिर ऐसे ही जो हर था, हर में 8 जोड़ा, 8 जोड़ के वो 1/4 हो गई। अब जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये बनी, फिर ये ऐसे ही समीकरण ये वाली बनाई। तो ये वाली समीकरण कैसे हुआ कि ये 3 इधर आ गया, y इधर आ गया, ऐसे ही y भी इधर लिया, 8 वहीं छोड़ दिया। अब इन दोनों में देखो y क्या था, कॉमन, मतलब बराबर था, तो इसलिए क्या लिया, y को हमने माइनस कर लिया, माइनस किया तो 3 में से 4 माइनस हुआ, माइनस का x बच गया, है ना। ऐसे ही 3 में से 8 माइनस हुआ तो माइनस के 5, x काट दिया तो 5 आ गया। जब x की वैल्यू किसी एक समीकरण में रखी, जैसे इसमें रखी थी, तो 3 पंजे कितना हो गया 15, 15 इधर आया, है ना, या फिर 15 में से माइनस हो गया 3, तो y बराबर कितना बच रहा था 12। तो जो समीकरण में हमारे दी हुई थी उसके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से 5/12 आंसर आ गया था इसका। तो जब इसकी जांच करी, देखो जांच के हिसाब से क्या कह रहा है कि जब भिन्न के अंश से एक घटाया जाता है, तो भिन्न के अंश में हमने एक घटाया, अंश है 5 तो ये कर दिया 4/12, तो इसे काटा तो कितना हो गया 1/3। तो पहली शर्त कंप्लीट हो रही। दूसरी शर्त में कह रहा है कि अंश में सॉरी हर में 8 जोड़ा जाता है, तो हर में 8 जोड़ा हमने, हर 12 है, 12 में 8 जोड़ा कितना बन गया 5/20, तो कितना हो गया 1/4। ठीक है, तो ये हमारे जो है 1/4 कितना, तो जो आंसर ये है ना, जांच भी इनकी बिल्कुल कंप्लीटली सही आई है। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है एम4एम मैथमेटिक्स चैनल को। और अब मैं इस मैथमेटिक्स चैनल पर क्या करने वाला हूँ कि अभी मैं है ना आपके लिए साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको बाद में जब पेपर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको सारे सोल्यूशन मिलेंगे जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगा उसमें कि किस तरीके से आपको इस सोल्यूशन करने हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं आपके साइंस के पेपर के लिए, ताकि आप उसमें कम अच्छे नंबर ला सकें। और सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वे भी अपना पेपर अच्छे से कर सकें।